नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। मैं कुमार आप लोगों के लिए पीएससी मेंस के लिए एक और निबंध जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकर आया हूँ। सीजीपीएससी में निबंध आपसे पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति 2020 प्रासंगिकता एवं चुनौतियाँ। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अपनी तरफ से दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आने वाले समय में नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें हम देख लेते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में निम्नलिखित बातों पर बहुत जोर दिया गया है, जो आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक होंगे। स्कूली शिक्षा में एक और अहम बदलाव के रूप में मातृभाषा को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बच्चे पहली से 5वीं तक की कक्षा या संभवतः 8वीं तक की कक्षा अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही ग्रहण करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर आगे की कक्षाओं में भी इसे जारी रखा जाता है तो यह और बेहतर होगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि बच्चा अपनी भाषा में चीज़ों को बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए शुरुआती शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। अच्छा दृष्टिकोण है, क्योंकि मातृभाषा में अगर कोई भी चीज़ें होता है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखेंगे कि रट्टा मारते हैं। वो केवल रट्टा मार के उसमें समझ में नहीं आता, उनको बाद में समझ में आता। लेकिन मातृभाषा में होने के कारण अगर शिक्षा मातृभाषा में होगा, बच्चा जल्दी समझेगा। अच्छी पहल है। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे के जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना में लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें अब दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों की स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा पहली और दूसरी पढ़ेगा। जैसे इंग्लिश मीडियम में होता है ना, KG1, KG2, फिर इसके बाद पहली, फिर दूसरी, और इस प्रकार क्लास 1, क्लास 2, PP1, PP2, इस प्रकार का जो इंग्लिश मीडियम में होता है, यही पद्धति यहाँ पर लागू किया जा रहा है कि बच्चा प्री स्कूल में 5 साल जो पढ़ेगा, 3 साल से ही भर्ती हो जाएगा उसका, और पहली दूसरी और प्री जो है वो चीज़ें 5 साल में वो निपटाएगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में आगे की तीनों कक्षाएं, कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं की पढ़ाई होगी। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेगा। सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCIRT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य भी रखा गया, जो अभी तक 4.43% था। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। एक अच्छी पहल है। इनको काम करने के लिए बात किया जाएगा, आपको वर्क किया जाएगा, समझा पाएंगे आपको कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाती तो आप कोई वर्क कर सके। इसके अलावा म्यूज़िक और आर्ट्स में भी हिस्सा दिया जाएगा।
पहली बार मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। मतलब आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। मतलब आपका साल, मतलब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद आप कोई बोलते क्या किया तो मान्यता ही नहीं है, आपने एमए नहीं कर पाए। इसमें सबको मान्यता दे रहा है, एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहे तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरे कोर्स को कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वे 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के साथ सीधे पीएचडी कर सकेंगे। माने एमए के कोर्स को 1 साल कर दिया गया। उन्हें एमफिल की जरूरत नहीं होगी, अर्थात एमफिल को हटा दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। एक अच्छा चीज। अब आता है कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट। स्कूल लेवल पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस किया गया है। नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित बातों पर सरकार फोकस करेगी, जैसे कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशनल जरूर सीखे और कई और चीज़ों से संपर्क में आए, उनके बारे में जानकारी ले। इसका मतलब कोई ना कोई आपको काम जरूर सिखाया जाएगा यार। ग्रेड्स 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदाय द्वारा तय की गई महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि संबंधित व्यवसाय की जानकारी ले सकेगा। स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञ जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ 6 से 8 या 10वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैगलेस, माने आपको बैग नहीं लेके जाना है। पीरियड मतलब इंटर्नशिप, आप उनके साथ काम कर सकोगे और देख सकोगे। कुल मिलाकर नौकरी रही नहीं रह गई। अब नौकरी नहीं मिले, पढ़े लिखने के बाद बच्चा बेकार हो जाता है। तो यार ये सब सीख ये बहुत अच्छी पहल है, ये रोजगार परक पहल है, लड़का स्वावलंबी बन सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर। पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में प्रासंगिकता, अब देख लेते हैं भाई ये शिक्षा नीति की क्या प्रासंगिकता, क्या महत्व है। तो शिक्षा के अधिकार का दायरा बढ़ गया है। यहाँ पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, अब बढ़कर 3 से 18 साल के बच्चों के लिए क्या कर दिया कि शिक्षा का अधिकार हो गया है। बच्चा अपनी भाषा में चीज़ों को बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए शुरुआती शिक्षा मातृभाषा माध्यम से होना लाभदायक होगा। नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर है कि जो भी बच्चा 12वीं तक की प्रथम चरण की शिक्षा पूरी कर लेता है उसके पास कम से कम एक स्किल जरूर हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह उसमें रोजगार कर सके। सरकार ने कहा है कि इसके लिए सभी स्कूलों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी और बच्चे स्थानीय प्रतिष्ठानों में जाकर अपने मन का कोई स्किल सीख सकेंगे, चाहे बढ़ईगिरी हो, चाहे वो मिस्त्रीगिरी हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, जो उनको पसंद हो वो सीख सकेंगे। इसमें ये बहुत अच्छी पहल है, रोजगार परक पहल है। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कोई भी छात्र विज्ञान के साथ साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी 10वीं 12वीं बोर्ड और ग्रेजुएशन में चुन सकता है। इसमें कोई एक स्ट्रीम मेयर और दूसरा माइनर होगा। कई छात्र ऐसे होते हैं जो विज्ञान के विषयों में रुचि के साथ साथ संगीत या कला भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी और भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी। नई शिक्षा नीति के समय चुनौतियां क्या आएगी, तो यह शिक्षा एक समवर्ती विषय होने का, समवर्ती माने जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून, दोनों अपना कानून बना सकते हैं। अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं, इसलिए इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है। मातृभाषा के संबंध में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि
क्या जब बच्चा प्राथमिक कक्षाओं को पास कर आगे बढ़ेगा, उन्हें आगे कक्षा में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में विषय को पढ़ाया जाने लगेगा, तब वे उससे सही ढंग से समझ पाएंगे या उच्च कक्षाओं में वे अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से प्रतियोगिता कर पाएंगे। उनके अलावा एक सवाल यह भी उठता है कि क्या स्थानीय या मातृभाषा माध्यम में पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध होंगे। यहाँ पर ये वाला चीज़ जो अगर मेरे सामने अगर बात किया जाए, गुणवत्ता चीज़ तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ये एक चीज़ जरूर हो सकता है कि अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल वाले अगर चलते रहे, अंग्रेजी वाले जो आगे मैं बताऊंगा उस चीज़ों में, और इस प्रकार आप मातृभाषा में शिक्षा देने पर प्राथमिकता दे रहे हो, तो क्या उनसे कंपटीशन कर पाएगा बच्चा। आलोचकों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षण के माध्यम को मातृभाषा में रखना अच्छा है, लेकिन इसका पूर्णतः समर्थन तब दिया जाएगा जब सरकारें यह सुनिश्चित करेगी कि इसे सरकारी प्राथमिक स्कूलों से लेकर दिल्ली और मुंबई के सबसे महंगे और एलिट स्कूलों में भी लागू किया जाए। बिल्कुल सही है। अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का माध्यम अंग्रेजी ही बना रहेगा तो इसका हर कीमत पर विरोध होना चाहिए। यह देश के गरीब, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और उत्पीड़ित तबके के साथ सरासर अन्याय होगा कि बाद में तो सब अंग्रेजी जब मान्यता लोगे तो उनको अगर वो नौकरी करना चाहे तो पिछड़ जाएगा इनसे वो। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दक्षिण भारतीय राज्यों के आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। वित्त पोषण सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में GDP प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। ये भी सही बात है। अभी तक बड़ी मुश्किल से 4% खर्च किया गया। क्या वास्तव में 6% GDP का 6% आप शिक्षा में खर्च करोगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएं आ सकती है। निष्कर्ष क्या होगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व में अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया। 34 वर्ष पश्चात ISI इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों को समावेश से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं को रोजगार की क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रकार एक नई शिक्षा नीति जो आ सकता है मैंने आपको दिया। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे निबंध आपको दे चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसके धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।